आज हम डिस्कस करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को। ये कैसे काम करता है। ईच प्रोसेस गेट ए फिक्स टाइम स्लाइस टू एग्जीक्यूट इज टाइम क्वांटम। इसका मीनिंग होता है कि आपको एक टाइम क्वांटम यानी कि एक लिमिट दी जाएगी टाइम की, जिसमें जो आपका बस टाइम होता है, जैसे बस टाइम यहाँ पर 3 है, 2, 4, 6, हर किसी का अलग अलग बस टाइम है, तो आपको सिर्फ उस यूनिट तक ही एग्जीक्यूट करानी है उस प्रोसेस को। फिर बाकी बची हुई रिमेनिंग जो यूनिट रहेगी उसको वापस रेडी क्यू में भेज करके दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो राउंड रोबिन को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसका जो क्राइटेरिया है वो है टाइम क्वांटम, जो यानी एक फिक्स यूनिट होती है टाइम की। दूसरा इसका जो मोड होता है प्रिमिटिव मोड होता है, यानी कि पहले पहली प्रोसेस होगी, उसके बाद जैसे ही दूसरी हाई प्रायोरिटी पर आती है प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, पहली वाली को दोबारा से रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर जिसको हम यूज़ करके बाकी के रिमेनिंग्स फील्ड्स को फुलफिल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग टाइम राइवल्स है और बीटी टाइम दिया है, यानी बस टाइम दिया है। हमारे पास गिवन है 2 यूनिट्स, ये आपको मिल जाएगा जब भी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे देखते हैं कि सबसे कम टाइम राइवल किसका है। तो यहाँ पर सबसे कम है P1 का, तो हमने P1 को सबसे पहले रेडी क्यू में ऐड कर लिया। ठीक है, रेडी क्यू में जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये अराइवल टाइम क्या है इसका 0, तो हम इसको P1 को ऐड कर देते हैं CPU में एग्जीक्यूशन के लिए। और ये कब तक चलेगी आपकी, इसका बस टाइम है 3, लेकिन हमारा पास टाइम क्वांटम कितना है 2, सिर्फ हमें इसको 2 तक चलाना है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 बचेगी, यानी अभी इसको एक बार और CPU के पास भेजना है। वो कब भेजना है अभी हम आगे देखेंगे। तो जैसे हमने इसको 2 यूनिट्स तक एग्जीक्यूट कराया तो 0 से ये 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट होगी, तो हमने यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख लिया 2। ओके, अब देखते 0 और 2, जैसे 0 से 2 तक ये सेकंड चली उसके बीच में कौन कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में आ गई है। जैसे 1 अराइवल टाइम किसी का 1 है, किसी का 2 है, P2 का 1 है, P3 का 2 है, तो हम इसको P1 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऑल्सो भी एडिंग P3। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ और प्रोसेस तो नहीं बची है, जैसे ऐड कर लेंगे। आपको ये चेक करना है तुरंत आपकी कोई प्रोसेस है जो पहले से बची थी। हाँ, हमारे पास P1 है जो हमारी पहले से ही बची हुई है और उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर डैट अब जैसे सारी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में ऐड हो गई है, बची हुई भी, अब हम देखते हैं रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पे रेडी है। इसको P2 कर लो, सॉरी। तो यहाँ पर अब रेडी क्यू में P1 तो एग्जीक्यूट हो गई, अब हम इसको P2 को यहाँ पर ऐड करेंगे। P2 को ऐड किया, P2 का अराइवल टाइम क्या 1, कि 0 से 2 के बीच में वो आ चुकी थी। इसका बस टाइम कितना है 2 और हमारे पास क्वांटम यूनिट कितनी है 2, यानी कि ये तो 2 तक ही चलेगी, तो ये कितनी बच जाएगी 0, यानी ये पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हमें इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से एग्जीक्यूट वगैरह ये कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस बची है। P1 बची हुई थी वो हमने ऐड कर दिए। अब हम सॉरी जैसे ये आपकी कंप्लीट होती है, सॉरी जैसे आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ये कितने टाइम तक चलिए 2, इसका कंप्लीशन टाइम लिख लो 4। अब देखो 0 से 4 के बीच में, 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कौन कौन सी प्रोसेस अब यहाँ पर अराइवल हो चुकी है। तो 4 पर तो सिर्फ एक ही हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर P4 को रेडी क्यू में ऐड कर लेंगे। P4 को रेडी क्यू में ऐड किया, जैसे ही P4 को रेडी क्यू में ऐड किया तो कुछ हमारे पास बची हुई है नहीं बची हुई है। तो चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते रेडी क्यू से, डायरेक्ट CPU में लेके आते। तो P3 को हम लेके आए, ये हमारी P3 है और इसका बस टाइम कितना है 4, यानी ये सिर्फ 2 तक ही चलेगी क्योंकि हमारा टाइम क्वांटम में कितना 2। तो कितना बचा यहाँ पर 2 इसका बचा हुआ है। तो P3 जो है वो 4 पे आई और 2 टाइम यूनिट्स तक वो चलेगी, तो 4 + 2 = 6, तो ये 6 तक ही चलेगी, बाकी भी बची हुई है। अब आपका टाइम पूरा हो गया। 0 से 6 जैसे आपकी सेकंड हुई तो सबसे पहले आप चेक करो कौन कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। जैसे P5 अब यहाँ पर आ गई है। अब P5 के बाद ये देखो कौन कौन सी आपकी प्रोसेस बची हुई है, अभी भी रिमेनिंग्स है। तो P1 को तो हमने लिख लिया था, अब आपकी P3 भी बची हुई है, तो आपको P3 को रेडी क्यू में एंटर करवा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर P1 को हम एग्जीक्यूट कराएं क्योंकि रेडी क्यू में ऐड है, बाकी 3 तो आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, बाकी 3 तो आपकी एग्जीक्यूट होने के लिए हो चुकी है। अब हम यहाँ P1 को ऐड करा देते हैं। P1 को जैसे हम ऐड कराते हैं तो कितना यूनिट चलेगी, हमारे पास है 2, लेकिन इसके तो एक ही बची है, तो हम इसको सिर्फ 1 यूनिट तक ही चलाएंगे, 2 नहीं चलेगी, अभी एक ही चलेगी क्योंकि इसके बस टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 + 1 = 7। ठीक है, अब देखते हैं कि 0 से 7 के बीच में कोई ऐसी प्रोसेस है जिसको हमें ऐड करना है रेडी क्यू में, नहीं। ठीक है, अब हमारे पास तो कोई प्रोसेस है नहीं एक्स्ट्रा, तो अब हम वो देखते हैं कोई बची तो नहीं है। जैसे P4 को देखते हैं, तो P3 तो हमने ऐड कर दी, तो बची भी कोई नहीं है ऐड करने के लिए, तो हम P4 को एग्जीक्यूट कराते हैं। अब हम यहाँ P4 को एग्जीक्यूट कराते हैं, इसका नंबर आ गया एग्जीक्यूट होने के। P4 को जिस 4 पे अराइवल हुई थी और ये एग्जीक्यूट हो गई है, 5 इसका बस टाइम है, तो 5 में सिर्फ 2 यूनिट ही एग्जीक्यूट होगी, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 3 बच जाएगा।
और 7 और फिर हम इसको टोटल इसका टाइम हो जाएगा 9। ठीक है, अब तक हम 9 सेकंड तक पहुंच गए हैं। अब जैसे 0 से 9 में फिर दोबारा चेक करें, कोई प्रोसेस तो नहीं है, नहीं हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है। बची हुई कौन सी है, हमारे पास रिमेनिंग P4 बची हुई है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, P4 हमारे पास बच गई। अब उसके बाद देखते हैं, बची हुई हमने सारी लिख ली। और देखो P1 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसको भी रेड कर दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2 प्रोसेस हो चुकी है हमारी। और देखते हैं P4 यहाँ पर आ चुकी है। P5 हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, P5 को हम एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि ये आ चुके हैं। P5 का अराइवल टाइम है 5 और इसका बस टाइम है 1 और यूनिट हमारे पास है 2। तो ये तो कंप्लीट हो जाएगी एक में ही, तो हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो 9 + 1 = 10, तो हमारा P5 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कौन सी प्रोसेस का नंबर आ गया है, P3 और P4। तो अभी हमारी रेडी को में कौन सी रेडी है, P3। तो P3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। कब तक चलेगा ये P3 वाला, 2, इसका 2 ही बचा था, और तो यहाँ पर 2 बचा था, तो 2 टाइम्स चलाएंगे हम इसको। तो 2 टाइम्स चलाने के बाद 10 = 10 + 2 = 12। तो आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब आपकी लास्ट प्रोसेस बची है P4। ओके, अब हम P4 को यहाँ पर लिख लेते हैं रेडी क्यू से यहाँ पर। और P4 को अगर आप देखो तो यहाँ पर 5 में से 3 यानी कि 2 यूनिट तो पहले चल चुका है, 3 यूनिट इसकी बची हुई है। 3 में से हम सिर्फ एक बार में इसको 2 तक चलाएंगे। तो एक बार चलाने के बाद 12 + 2 यानी कि 14। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, स्प्लिट 1 मोर, ये 2 और हो गई, चलो कोई नहीं। ठीक है, 14 हमने इसका टाइम रख लिया, कंप्लीशन टाइम। ठीक है, अब 0 से 14 कोई प्रोसेस नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस ऐड करेंगे हम। बची हुई प्रोसेस हमें ऐड करनी ज़रूरी है, ये हमने बची हुई प्रोसेस ऐड कर ली। ठीक है, P4 को आप दोबारा रेडी क्यू में ऐड कर सकते हो, ना भी करोगे तो ये तो ऐड है ही आपकी। तो P4 को हमने ऐड किया। तो अब ये देखो कितनी चली गई थी इसमें से 2, तो अभी कितनी बची है, 1 बची। ठीक है, और P4 को अब 1 बचने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट कराया और 1 ही बची थी। तो अभी कितना जाएगा यहाँ पर लास्ट इसका कंप्लीशन टाइम 15। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है हमारी प्रोसेस की, कि आपने कौन सी प्रोसेस को कब कब कितना एग्जीक्यूट कराया है। सारी हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है कंप्लीशन टाइम, टोटल कंप्लीशन टाइम कितना लगा, ये टाइम ये वाला टाइम सब निकालना है। याद रखना जब भी आप ये चीज़ें निकालो तो आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इधर से आपको ऐसे चलना है और सारी प्रोसेस के यहाँ पर कंप्लीशन टाइम लिखते जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं P1 का लास्ट कंप्लीशन टाइम क्या है, 7। हमने 7 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब P2 को देखते हैं, कंप्लीशन टाइम लास्ट 4, इसका 4 कंप्लीशन टाइम है। P3 का कंप्लीशन टाइम, P3 ये रहा 12। P3 कंप्लीशन टाइम इज 12। एंड आफ्टर दैट P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 14। क्या है आपका, 14 तो नहीं होगा, 15 होगा, क्योंकि ये 2 टाइम चला था। तो हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे 15। P5 का कंप्लीशन टाइम इज 10। ओके, तो 7, 4, 12, 15 एंड 10 इज अ कंप्लीशन टाइम। और टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम आपका ये रहा CT-A। तो इसमें से आपको CT में से अराइवल टाइम माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 7 - 0 = 7 and 4 - 1 = 3 and 12 - 2 = 10 and same as 11 and 5। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, टर्न अराउंड टाइम एंड BT। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, जो आपका ये BT है, तो हमने यहाँ पे देखो 1 लिखा है, 0 लिखा है, यानी वे चीज़ें लिखी है जब ये कंप्लीट हो चुके थे, 0 0 ये सारी चीज़ें। तो हम जब जो हमारा पहले वाला जो भी आपका BT रहते हैं, जो ओरिजिनल BT होते हैं, यानी बस टाइम जिसका ओरिजिनल होता है, आपको वो उसी से इसको माइनस करना है, ना कि आपको ऐसे 0 1 वाले में से करना है। तो वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस BT, तो दिस इज 4 एंड 3 - 2 = 1 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 4। ओके, अब आपको RT निकालना है, यानी रिस्पॉन्सिव टाइम।
आर टी जो निकलता है, देखो आर टी निकालने का तरीका ये होता है, कैसे निकालेंगे, आर टी इक्वल टू होता है सी पी यू और फर्स्ट टाइम सी पी यू कब मिला माइनस अराइवल टाइम 80। देखो अराइवल टाइम आपका ये रहा और सी पी यू यहाँ पर लिखे हमारे कब कब हमारे प्रोसेस को सी पी यूज़ प्रोवाइड किए गए थे। तो देखो सबसे पहले P1 को सबसे पहले सीपीयू कब मिला, 0 पर मिला, ठीक है। तो 80 और ये आपका अराइवल टाइम था। तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद P2 को सीपीयू सबसे पहले कब मिला, 2 पर, और उसका अराइवल टाइम क्या है, 1 पर। तो 1 माइनस 2, ओ 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस में नहीं आती है वैल्यू। उसके बाद P3 को सबसे पहले सीपीयू कब मिला, 4 पर, सबसे पहले 4 पर मिला ना। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। और अब यहाँ पे देखिए P4 को सबसे पहले सीपीयू कहाँ पर मिला, ये रहा 7 सेकंड जब आई तब आपको सीपीयू का सीपीयू प्रोवाइड हुआ प्रोसेस P4 को। तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 एंड सेम एज P5 को कब मिला पहला सीपीयू, 9 एंड माइनस 5, सो व्हाट इज 4। तो दिस इज आपका ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो एग्जाम में पूछते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है कि एक प्रोसेस जैसे ही प्रोसेस सीपीयू के अंदर आई वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी, तुरंत ही दूसरी प्रोसेस आ गई। जैसे अभी यहाँ पर देखो कि पहले प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही थी जबकि वो पूरी कंप्लीट ना होकर के प्रोसेस 2 को हमने प्रायोरिटी दे दी एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो इसी को बोलते हैं कि एक प्रोसेस जैसे एग्जीक्यूट होती है तो दूसरी प्रोसेस जो होती है वो प्रायोरिटी पे आ जाती है, तो हम उसको सीपीयू प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ पर स्विच हो जाती है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर स्विच हो जाती है हमारी। ये कौन करता है, सीपीयू करता है अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम। अब हमें ये बताना है कि इसी को बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का आपको पूछ लेता है नंबर कि कितनी बार वो स्विच हुआ है सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर। तो आपको ध्यान रखना जो P1 यहाँ से स्टार्ट होना और जो ये आपकी ये वाली जो लाइन है सबसे पहले वाली जो लाइन है ये, जिसको मैं ये करो, ये यहाँ से लेकर के जो लास्ट वाली जो लाइन है ये हम इनके बीच में काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 फिर 7 एंड 8। सो देयर इज 8 कॉन्टेक्ट स्विचिंग, यानी 8 बार सीपीयू ने प्रोसेस को स्विच किया है। प्रोसेस 1 से 2 पर, 2 से 3, 3 से फिर 1, फिर 1 से फिर 4 P4 और फिर P4 से P5 सेम एज। तो ये था आपका राउंड रोबिन, यानी कि प्रायोरिटी वाली आपकी जो प्रोसेस होती है उसको टाइम दे जाते हैं पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के हिसाब से।